नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी खबर है। आपको बता दें, धामी सरकार का बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में शराब बिक्री नहीं होगी। जी हां, सीएम धामी का ये बड़ा ऐलान है। 22 जनवरी को तमाम शराब की दुकानें उत्तराखंड में बंद रहेंगी। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए धामी सरकार का ये बड़ा ऐलान है कि शराब बंदी उस दिन रहेगी, यानी कि 22 तारीख के दिन मैं खाने नहीं खोलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी को शराब की तमाम दुकानें बंद रखी जाएंगी। देखिए, बड़ा ऐलान है। चूंकि 22 तारीख का दिन बेहद पावन दिन माना जा रहा है और इसी पावन दिन को, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ऐलान कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन शराब बिक्री पूरे प्रदेश में लागू रहेगी और सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। यदि इसका उल्लंघन किया गया तो कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसी को लेकर सभी विभाग तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। रुड़की विकास प्राधिकरण को विकास और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी मिली है। इधर शंकराचार्य चौक पर खेल से जुड़ी पेंटिंग भी बनाई जा रही है। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे हो रहे निर्माण कार्य में पार्किंग, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल और स्केटिंग की सुविधा मिलेगी। देखिए, हरिद्वार के दौरे पर सीएम धामी हैं। तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया। इस बीच आपको बता दें कि तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, शिलान्यास किया जाना है। सभी विभाग इसकी तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी जैसे आपको पता है कि एमसीसी लागू होने में लगभग एक महीना बाकी है। तो काफ़ी परियोजना हमारी ग्राउंडिंग हो चुकी है। जैसे नारसन गेट है हमारा कावड़ पटरी पे सौंदर्यकरण वहाँ के, शंकराचार्य चौक का वहाँ के केबल ब्रिज की फसाड लाइटिंग है, भल्ला स्टेडियम में जो हमारा काम चल रहा है वो है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा भी कुछ 20 से 25 करोड़ की योजनाएं अभी हमने स्वीकृत कराई हैं चेयरमैन साहब, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उनसे, और हम कोशिश करेंगे उन्हें जल्दी हम उनकी भी ग्राउंडिंग कर सकें। खबर बागेश्वर से है, जहां सरयू नदी में बने ब्रिटिश कालीन पैदल पुल को खोले जाने की मांग को लेकर नगर के व्यापारी और उप जिला अधिकारी के बीच समझौता हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर नगर में स्थित ब्रिटिश कालीन पैदल पुल को प्रशासन की ओर से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे नगर के व्यापारी पिछले 6 महीनों से आक्रोश हैं। बागेश्वर के व्यापारियों का कहना है इनका विरोध बढ़ता जा रहा है। विधायक, आपको बता दें कि विधायक अब हरकत में आ गए हैं। ब्रिटिश कालीन पुल की मरम्मत की मांग को लेकर बागेश्वर विधायक पार्वती दास की ओर से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को सम्मुख बिठाया गया है। विधायक प्रदेश के दखल के बाद बागेश्वर के व्यापारियों का अग्रिम आंदोलन स्थगित हो गया है। आज जो है जितने भी हमारे यहाँ पे व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे जनपद स्तर के हो या फिर प्रदेश स्तर के हैं, तो जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में उनसे वार्ता भी हुई थी। उनके द्वारा जो कल बाजारबंदी करी गई थी, मेन हमारा जो यहाँ पे झूला पुल है उसके रिपेयर के लिए और उसको खोलने के लिए, तो व्यापारियों को यहाँ पे अवगत करा दिया गया है कि जो हमारी CSIR का जो सेंट्रल का इंस्टीट्यूट है, वो एक बार तो ऑलरेडी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, इसका सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं, बट उनके द्वारा फर्दर एक डिटेल्ड सर्वे के लिए एक धनराशि की डिमांड करी गई थी। वो धनराशि जो है जिले स्तर से DM मैडम के द्वारा स्वीकृत भी करी जा चुकी है। इधर मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। इस मौके पर मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें मुख्य विषय आधुनिक युग में सोशल मीडिया की ओर बढ़ता युवा और वैश्विक पटल पर G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम की प्रासंगिकता रखी गई।
12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि स्वामी विवेकानंद ने हमारी हिंदू समाज और हमारे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से अपने जीवन काल में प्रयास किया, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे द्वारा एक भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी, जो साथी युवाओं के साथ मिलकर एक हमने फैसला लिया कि आने वाले समय में हम अपनी भारतीय संस्कृति और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रवक्ता और सहायक शिक्षक एलटी ग्रेड के वेतन से रिकवरी करने के आदेश को रद्द कर दिया। शिक्षा विभाग ने 6 सितंबर 2019 को यह आदेश जारी किया था। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। मामले के अनुसार इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रमेश पैन्यूली, विनोद पैन्यूली और धीरेन्द्र मिश्रा, अन्य सहायक शिक्षक एलटी ग्रेड ने शिक्षा विभाग के रिकवरी आदेश को चुनौती दी थी। सरकार द्वारा जारी शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश को चुनौती दी। इसमें एक हमें प्रवक्ताओं एवं एलटी ग्रेड टीचर्स को सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के अंतर्गत एक इंक्रीमेंट के साथ चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान दिया गया था। बाद में सरकार द्वारा इस शासनादेश वर्ष 2019 में जारी किया गया, जिसमें इंक्रीमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रोन्नत वेतनमान एवं चयन वेतनमान देने में इंक्रीमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के 13 जिलों में से 11 में जिला फोरम उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों और सदस्यों की कमी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सरकार को 4 महीने के भीतर स्थिति को स्पष्ट करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है। आपको बता दें, प्रदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में जिला उपभोक्ता फोरम का गठन हुआ है, लेकिन 13 में से 11 जिलों में अध्यक्ष और सदस्य मौजूद नहीं रहे। इससे उपभोक्ता मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत की अध्यक्ष की नियुक्ति हुई ही नहीं। उपभोक्ता फोरम को लेकर एक सुमोटो याचिका टेकअप की थी माननीय उच्च न्यायालय ने। उस पर आज याचिका पे सुनवाई हुई। तो याचिका पे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया है कि 4 माह के अंदर जो है पूरी चयन प्रक्रिया समाप्त करके रिकमेंडेशन जो है सरकार को भेज दी जाए। तो आज याचिका जो है फिलहाल तो रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए लगी हुई है। अगली तिथि भी नियत है अप्रैल में, लेकिन अभी फिलहाल हमको ये कहा है कि 20 तारीख तक हमको जो है एडवर्टाइजमेंट इशू कर देना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश आया है। निजी संपत्तियों को जल्द से जल्द हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। सड़क चौड़ीकरण में परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि हल्द्वानी शहर का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है वो प्रभावित है। इसी के चलते सड़क के चौड़ीकरण के लिए निजी संपत्तियों को न केवल हटाकर सरकारी संपत्तियों को हटाए जाने की दायर जो जनहित याचिका, उस पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को आदेश भी जारी कर दिए। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति धारकों को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करके उनकी समस्याओं की सुनवाई और अवैध पाए गए अतिक्रमण को हटाने की बात कही। हल्द्वानी का नया सवेरा संस्थान ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक स्थानीय लोगों सहित अन्य यात्रियों को आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। प्रशासन इन दिनों जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सड़क को चौड़ा करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए मंगल पड़ाव रोडवेज स्टेशन तक प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्तियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, बड़ी बात यह है, देखिए नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, यदि सौंदर्यीकरण में कुछ भी दिक्कतें, कुछ भी रोड़ा, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, उस पर भी नोटिस जारी किया जाए। निजी संपत्तियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि जो भी समस्याएं हैं आप उनको रखिए। सड़क चौड़ीकरण में यानी कि जो भी विकास में बाधा बनेगा उस पर बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें, लगातार
जाम की समस्या से लोग निपट रहे हैं और जाम की समस्या के कारण ही ये जनहित याचिका कोर्ट के भीतर दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पे आदेश दे दिया। नैनीताल हाईकोर्ट का कहना है कि जल्द से जल्द नोटिस भी जारी किया जाए और चौड़ीकरण का जो काम है उसको बकायदा दुरुस्त रखा जाए और जल्द से जल्द चौड़ीकरण के काम को पूरा किया जाए। नया सवेरा संस्था ने दाखिल करी थी। ये अभी जो रोड चौड़ीकरण मंगल पड़ाव से बस स्टेशन हल्द्वानी के लिए हो रहा है, उसमें एक्चुअली हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो बाउंड्री ये तोड़ रहे थे गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी में, उसको तो ये तोड़ रहे थे, प्राइवेट इंक्रोचर को ये हिला नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसके संबंध में इन्होंने यहाँ पे PIL फाइल करी थी नया सवेरा संस्था ने। उसमें ये कहा, उसमें यह मांग करी थी कि भैया जो ये प्राइवेट इंक्रोचर हैं इनको भी हटाया जाए और रोड को चौड़ीकरण करा जाए। जो 12 मीटर चौड़ी होनी है वो गवर्नमेंट की खुद जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की आखिरकार घोषणा हुई, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जबकि राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। वहीं उत्तराखंड राज्य की बात करें तो शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27 राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है। इस साल महज 2 निकायों देहरादून और मुनि की रेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। देहरादून नगर निगम को 1 लाख से ज्यादा आबादी के मुनि की रेती नगर पालिका को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पुरस्कृत किया गया। देहरादून की बात करते हैं तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में 1 कदम आगे है। स्वच्छता की दृष्टि से आप जानते हैं, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और लगातार पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण भी होता है, तो खुशी की बात है कि हमारे नगर निगम को अब की बार 68वां स्थान मिला है और निश्चित रूप से नगर पालिका मुनि की रेती को भी स्थान मिला है। मैं अपने उन अधिकारियों का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं और सभी से आग्रह कर रहा हूं कि हम लोग सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। देहरादून की जनता से अनुरोध करता हूं कि हमने इस देहरादून को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 तभी बनेगा जब कूड़ा जो है, आप जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें कूड़ा देंगे और कूड़ा भी अलग अलग देना है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। अगर ऐसा देंगे तो हमारे आने वाले समय में हमारे देहरादून की जो है स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार होगा। हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण का जो ये शहरों में एक कंपटीशन दिया है और इससे जो है आज देहरादून नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है 80% तक सफाई दिखाई देती है। निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आए हैं बहुत ही निराशाजनक हैं। सरकार करोड़ों रुपया स्वच्छता अभियान में खत्म कर रही है। आपने देहरादून का ही देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपयों का हेरफेर हुआ है और सफाई के नाम पर देहरादून भी 68वें नंबर में है पूरे उसमें। और अगर पूरी राज्यों की रैंकिंग करें तो राज्यों की रैंकिंग में भी राज्य हमारा 19वें नंबर पे है। इधर देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम धामी ने बैठक में कई दिशा निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव होना है। 22 जनवरी को मंदिरों, गुरुद्वारे में प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा। सभी घरों में दीपोत्सव मनाने की बात भी सीएम ने अपील करते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22 जनवरी को मंदिरों, गुरुद्वारे में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और इसी के साथ साथ देखिए देहरादून से बड़ी खबर है, जिसमें तमाम जिला के अधिकारियों से मुलाकात की, तमाम डीएम से मिले हैं। सीएम धामी ने वर्चुअली तौर से बैठक की है, सभी को दिशा निर्देश किए हैं कि उनके शहर में 22 जनवरी यानी कि 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम हो। साथ ही साथ मंदिरों, गुरुद्वारे में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा जाए और सभी को दीपोत्सव के लिए यानी कि उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन एक दिया अपने घर के बाहर सभी जरूर जलाएं।
इसी को लेकर दिशा निर्देशित किया गया है तमाम जिलाधिकारियों को सीएम के द्वारा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह चरम पर है। हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में भी ये उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र ने रामायण की तर्ज पर एक अनोखा वाटिका तैयार की, जिसमें प्रभु राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिन जिन जंगलों में गए उन जंगलों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, साथ ही उनके महत्व का वर्णन किया गया। में भगवान के जीवन चरित्र को दर्शाता हुआ और इसी के साथ साथ रामायण की तर्ज पर ये तमाम पौधे लगाए गए। तो राम के जीवन को अनमोल है और राम के जीवन की जिस तरीके से तमाम पौधों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं तमाम पौधों को लेकर इस वाटिका का निर्माण किया गया। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने 1200 ग्राम अवैध गांजा और 7,800 रुपए नगद सहित एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान रामनगर कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर आरोपी के गांजे के साथ ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ इससे पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत अन्य मामलों में 5 मुकदमे थाने में दर्ज हैं। और इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। अब बने रहिए।